हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है ऐसे बोर्ड एग्जाम 2025 जो फरवरी माह में स्टार्ट हो रहा है उसके तैयारी कर रहे हैं। तो जैक ने आप लोग के लिए जो है इंटरनेट में जो है सो मॉडल सेट डाले हैं। तो उस मॉडल सेट में जो है ऐसे आप लोग का जो है सेक्शन वाइज दिया गया है। तो उसमें सबसे जो पहला सेक्शन ए है उसमें आप लोग को जो है से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है जो 1 अंक स्तरीय होता है। उसमें कुल 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 हल दिए गए हैं। इस 4 हल में से एक हल आप लोग का सही है। तो चलिए आज हम लोग जो है उसको हल करते हैं और उसका आंसर जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में है, p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य ज्ञात करना है। तो मैं आप लोग को शून्य जो हूँ उसे बता चुका हूँ। जो आप लोग वीडियो देखे होंगे, मेरा वीडियो जो देखे हैं उसमें शून्य से बहुत सारे प्रश्न बताया गया है। तो आज हम लोग शून्य का मतलब जानते हैं कि शून्य मैं आप लोग को ज्ञात करा दे रहा हूँ कि शून्य का मतलब एक्स होता है। एक्स का वैल्यू निकालना है। यदि यहाँ t रहेगा तो t का वैल्यू निकालना होगा, वो भी एक शून्यक होगा। यहाँ x दिया है तो x का वैल्यू निकालना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन जो है a, b, c और d, इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है प्लस माइनस 9√3 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है प्लस माइनस 3√3 दिया गया है। सी में क्या दिया गया है? तो सी में है प्लस माइनस 7√3 दिया गया है और प्लस माइनस 3 दिया गया है। तो इसका कौन सा आंसर जो है सही है उसको हम लोग को टिक लगाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर हम लोग क्या कर देंगे कि 0 बैठा देंगे। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में 27 है तो 0 के साइड में हम लोग ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब x को रखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि स्क्वायर को जब ओ साइड में ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाता है। स्क्वायर का मान जो है से रूट होता है। ये 2 जो है से स्क्वायर का मान जो है ये 2 जब उधर जो रूट जाता है, स्क्वायर जब जाता है तो इसका मान है रूट होता है। रूट का भी मान होता है प्लस और माइनस में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर प्लस माइनस लिखेंगे और 27 को तोड़ देंगे। तो 3 तिहाई 9 तिया 27 टूट जाता है। इसमें जो जोड़ा लगता है इस जोड़ा में से एक अंक को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो x बराबर प्लस और माइनस ये 3 जोड़ा में एक 3 निकल जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम लोग अंदर है। यही हम लोग का जो है से वैल्यू x का निकल गया है। तो प्लस माइनस 3√3 ये बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को शून्य कैसे समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें कितने शून्य होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन में है, वो है 3 है, 2 है, 4 है
3 से अधिक, 3 से अधिक। तो यहाँ पर देखिए इसमें है सो हम लोग को ये लिखा हुआ है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होंगे। यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, ये x अक्ष हो गया और यहाँ ये y अक्ष हो गया, और ये दोनों ओ पर काटते हैं तो ये x1 होता है, ये x होता है। इसको ऐसे ये 3 बिंदुओं पर कोई रेखा काट रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका जो शून्यक होगा, तो इस प्रकार का जो आकृति वाला भी आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें कुल कितने शून्यक हैं। तो इसमें हम लोग का 1 2 3 जगह काट रहा है तो इसका 3 शून्यक होगा, और यहाँ लिखा हुआ भी है 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो यहाँ ये 3 बिंदु हो गया। तो इसका आंसर भी हम लोग का क्या होगा, 3 ही होगा। तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 3 ही इसका आंसर होगा, 3 शून्यक होगा। चलिए आगे हम लोग जो है तो जानते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। थ्री क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होता है वो कितनी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो होता है अनेक होता है, क्योंकि परिमेय संख्या का जो सूत्र होता है a+b/2, ये परिमेय संख्या है। इसमें जो संख्या दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि आपका 1 दिया हुआ है 2, इससे पूछेगा कि 1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या निकालिए। तो जैसे जैसे मान लीजिए 1 और 2, 1+2 लिखेंगे बटा 2, ए मेरा ये हो गया, बी मेरा ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो 3/2 हो गया। अब इस 3/2 को हम लोग 1 के साथ लिखेंगे, फिर इसी सूत्र में है बैठाएंगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग परिमेय संख्या निकालते जाएंगे वैसे जैसे जैसे हल होते जाएगा उसी प्रकार उसका मान है सो बैठ जाएगा। तो इसमें हम लोग 1 2 3 कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग अनंत बोलेंगे। अनंत मतलब अनेक संख्याएं हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अनंत इसका आंसर हो गया हम लोग का। अच्छा चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का, दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा कोष्ठ में HCF क्या होगा, क्या होगा। ए में दिया हुआ है 1, बी में 2, सी में 3 और 4 में अनंत। तो दो क्रमिक सम संख्या जो क्रम से चलने वाला हो, क्रम का मतलब लगातार चलने वाला, तो सम संख्या किसे कहते हैं। तो ये आप लोग सब जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है
उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर दो संख्या को लेना है हम लोग को जो क्रम से चलता हो। तो ये 2 और 4 जो है सो हम लोग का जो है से क्या हो गया, तो सम संख्या हो गया। अब इसका मासा हम लोग को निकालना है HCF, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड से विधि से निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं, और 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 टूट जाएगा। अब देखिए जो ऊपर और नीचे जो मिलेगा वही हम लोग का HCF कहलाता है मासा। तो 2 2 मिल रहा है तो 2, तो यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो HCF 2 बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है, वो उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है कि दो चरों x और y, दो चरों x और y रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में अनंत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, दो चरों वाले x और y रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो यहाँ पर जो है सो इसके जो हल होंगे वो अनंत होंगे। क्या होंगे, तो अनंत होंगे। तो इसमें तो हम लोग टिक लगा दिए, लेकिन अब इसको हम लोग समझते हैं समीकरण के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले जो है सो हम लोग क्लीन करते हैं और इसको हल करके देखते हैं कि कैसे अनंत होगा, वो हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि आपका जो समीकरण जो दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया गया है। यहाँ पर ax जो है मान लीजिए a की जगह में अगर 2x दिया हुआ है, प्लस b की जगह में 3 दिया है 3y, और c की जगह में 5 दे दिया बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे हम लोग जो है सो एक समीकरण बनाएंगे। जैसे लिखेंगे 2x बराबर है सो ये प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 3y हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -5 माइनस 3y, और ये गुना में है तो नीचे क्या में चला जाएगा, तो बटा में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y की जगह में हम लोग जितना भी मान रखेंगे अपनी इच्छा से, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए या 0 रखिए, जो भी मान रखेंगे तो इसका x का वैल्यू हमेशा निकलते रहेगा। यहाँ पर क्योंकि संख्याओं का जो है सो संख्याओं को गिन नहीं सकते हम लोग, क्योंकि संख्याएं अनगिनत होते हैं। अनगिनत को ही हम लोग अनंत बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जितना वैल्यू रखेंगे उसका मान हम लोग को निकलता चला जाएगा। इसीलिए हम लोग अनंत पर टिक मारे हैं कि एक्स वाई जो रैखिक समीकरण होगा उसका अनंत हल होगा। अगर आप लोग का प्रश्न आता है कि 2x प्लस 3y बराबर 5 के कितने हल होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, अनंत होगा, इनमें से कोई नहीं, तो अनंत में हम लोग को टिक लगा देना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि छठा प्रश्न हम लोग को क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं।
छठा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, असंगत समीकरण असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, ए में जो दिया गया है प्रतिच्छेदी बी में जो दिया गया है समांतर, सी में जो दिया गया है समपाती, और डी में जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक समीकरण से ये जो है सो प्रश्न पूछा गया है कि असंगत जब समीकरण युग्म होते हैं तो वो रेखा किस तरह का होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह समांतर होगा। कैसे समांतर होगा? क्योंकि असंगत जिसका नियम है कि A1 बट्टा A2 जब बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा C1 बट्टा C2, जब इस रूप में जब ये लिखा हुआ रहता है तो इसे हम लोग असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो असंगत बोलते हैं। और ये जो रेखाएं हैं देखिए, ये समांतर रेखाएं का चिन्ह है एक तरह से। ये बराबर को इक्वल को जो समान चलेगा, एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो समांतर रेखा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है x² - 2x + 3 बराबर 0, x² + 3x + 2, x² 3x + 2 बराबर 0 का एक मूल है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है 0, बी में -1, सी में 2, डी में -2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मूल निकालते हैं। मूल का मतलब x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखिए x² - 3x + 2, तो गुणनखंड हम आप लोग को बता चुके हैं। गुणनखंड के लिए हम एक अलग से वीडियो आप लोग को डाले हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अंतिम और अंतिम संख्या को गुना करते हैं। यहाँ 1 छिपा हुआ है, 2 एकम 2 आ गया, और 2 कितना से कटेगा? तो 1 और 2 से कटेगा। अब हम लोग को देखना है कि 1 और 2 को जब गुना करेंगे तो जोड़ने और घटाने में बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो 2 एकम 2, और जब 2 और 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x² - 2x - x + 2 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, और -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब कितना से दोनों में भाग लगेगा? तो यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ x से ये भाग लगेगा। x बाहर निकाले तो 1x इसमें निकल गया और 1x इसमें निकल गया, तो यहाँ पर 2 बच गया। माइनस
यहाँ पर जो है से x नहीं है तो दोनों में 1 से है सो भाग लगेगा, तो 1 लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पर x लिखा गया, माइनस प्लस क्या होता है, -1 से 2 में भाग देंगे तो ये 2 लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x -1 जो बाहर में है उसको हम लोग उतार देंगे, और जो अंदर में जो ये मिल रहा है इसमें से एक संख्या को हम लोग लेंगे। अब क्या करेंगे कि बराबर 0 दे देंगे, क्योंकि सभी में मान 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी 0 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 भागे वाले x -1 बराबर 0 लिख देंगे, और x -2 बराबर भी 0 लिख देंगे। अब x बराबर ये माइनस में है तो उधर चला गया प्लस में हो गया, और x बराबर इधर माइनस में, ये भी प्लस हो गया। तो x का 2 वैल्यू आया है, x का 1 आया है और 2 आया है। तब इसमें देखते हैं 1 दिया हुआ है या 2। यहाँ पर पूछा है 1 मूल क्या होगा, तो 0 तो आंसर नहीं आया है, ये नहीं होगा। b में -1 है तो -1 नहीं आया, +1 आया हुआ है। c में 2 है तो 2 हल आया हुआ है, तो 2 में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि 2 लगातार विषम धनात्मक 2 लगातार विषम धनात्मक 2 विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। 2 विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 290 है। ऑप्शन दिया गया है, ए में जो दिया गया है 15 और 17, बी में जो दिया गया है 9 और 11, सी में जो दिया गया है 13 और 15, और डी में जो दिया गया है 11 और 13। तो यहां पर जो बोल रहा है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग जो होगा वो 290 होगा। मतलब जो 2 को जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या कितना से कटता हो, 2 से नहीं कटता हो, 2 से नहीं कटता, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 15 और 17, 15 भी 2 से नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 9 और 11 भी नहीं कटेगा, 13 और 15 भी नहीं कटेगा, 11 और 13 भी नहीं। तो इसमें से 2 विषम पूर्णांक को हम लोग को ले लेना है, और जिनका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद जब उसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 290। तो यदि हम लोग समीकरण से हल करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक का आएगा, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लेना है। इसमें से क्या करना है, सभी संख्याओं को वर्ग करके देखिएगा, बारी बारी से वर्ग कीजिएगा और वर्ग करके जोड़कर देखिएगा। तो जोड़ने के बाद जो है तो जिसमें 290 आएगा उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो इसका ऑप्शन डी आप लोग का सही है, उत्तर में डी दिया गया। अब कैसे है तो देखिए, तो अगर हम लोग ऑप्शन डी में जो दिया गया है मान कितना थे, 11 और 13 दिया गया, इसका वर्ग करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे, और बोल रहा है वर्गों का योग कितना होना चाहिए, तो 290 होना चाहिए। अब 11 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। कितना लाना है, तो 290। अब इसको जोड़ के देखिए, तो जोड़ने के बाद ये इधर भी 290 आ गया और इधर भी 290 आ गया। तो ये 2 विषम पूर्णांक है 11 और 13, जिसके वर्ग जब हम लोग करते हैं तो 290 आता है। इसी में टिक लगा देंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, और जोड़कर देखेंगे तो 290 नहीं आएगा। तो ये सारे ऑप्शन है तो हम लोग का क्या है, गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 9 क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा जा रहा है।
9 क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, निम्नलिखित में कौन एपी अर्थात समांतर श्रेणी में है। 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं। ए ऑप्शन में जो दिया गया है वो है 2, 4, 8, 16। बी ऑप्शन में जो दिया गया है वो है 1, 3, 9, 27। सी ऑप्शन में जो दिया गया है -10, -6, -2 और 2। और डी ऑप्शन में जो दिया गया है वो दिया गया है 1, 4, 9, 1, 4, 9, 9, 6, 25 ये दिया गया है। तो इसमें से हम लोग को पहचानना है कि कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी इसमें है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये सब जो है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इसी प्रकार सब में हम लोग नाम लिखेंगे A1, A2, A3, A4। इसी प्रकार A1, A2, A3, A4 और नाम भी दे सकते हैं। नाम आप लिख के भी आप इसको कर सकते हैं हल, और नहीं तो आप लोग को डायरेक्ट जो है क्या करना है कि इसमें से इसको घटा के देखेंगे, फिर इसमें से इसको घटा के देखेंगे, फिर इसमें से इसको घटा के देखेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 8 में से 4 गया तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एपी में ये नहीं है, ये एपी में नहीं है। पहला आंसर हम लोग गलत हो गया। इसमें यदि हम लोग घटा के 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी एपी में नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग सी में देखते हैं कि -6 में से -10 घटाते हैं, -6 में से -10 को घटाएंगे क्योंकि इसमें से इसको घटाना है, अर्थात A2 में से A1 को घटाना है। तो A2 हम लोग का कितना -6 है और सूत्र में भी माइनस है तो माइनस लिख दिए, और A1 कितना तो -10 है तो -6 माइनस क्या हो गया +10। अब 6 में से 10 जाएगा तो 10 में से 6 गया तो 4, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 4 लिखे। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से हम लोग 2 घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 हम लोग का कितना है तो -2 है, सूत्र में माइनस है, और A2 कितना है तो -6 है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +6 लिखेंगे। अब 2 में से 6 निकलेगा, 6 में से 2 करेगा तो 4, ये भी प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल आ गया तो ये एपी में है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, फिर आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न जो है का हल जो ऐसे समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ रहा है और आ गया हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे वीडियो को है सो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो जो है सो आपके पास है सो पहली बार पहुँचेगा। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वह है कि आप जो है सो बेल बटन दबाना ना भूलें। बेल बटन में जो ऑप्शन आते हैं ऑल में उसमें है से आप क्लिक कीजिए, तो जब भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा, नोटिफिकेशन के तौर पर जाएगा, और आप अच्छे तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 10वां प्रश्न हम लोग को क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न जो है 10वां प्रश्न में जो दिया गया है उसमें दिया गया है 1, 4, 7, 10 ... का 18वें पद का मान है। ऑप्शन ए में
50, बी में 45, सी में 52 और डी में 35। तो सबसे पहले 1, 4, 7 और 10 का हम लोग का क्या करना है कि 18वां पद ज्ञात करना है। जैसे ये 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 7 दिया गया है, 10 दिया गया है। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ पद है। इसी तरह जो है सो हम लोग को जो है A18 है सो ज्ञात करना है। A18 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग A का मान निकालें। A जो है A1 या ए को अब बोले तो इसको प्रथम पद बोलते हैं और डी निकालते हैं। तो डी का मतलब सारबंध है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, 4 में से 1 घटाए हम लोग तो 3 आ गया। अब हम लोग को 18 निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 18 पद। तो 18 पद तो एक सूत्र होता है ए प्लस डी। ये क्या सूत्र होता है? ए प्लस डी। तो ए में कोई तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन डी में क्या है कि यदि आपको 18 पद निकालना है तो इससे एक कम पद को लिखेंगे, 17 को लिखेंगे, 17 डी लिखेंगे हम लोग। यदि 19 रहता तो यहाँ 18, यहाँ चेंज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे। प्रथम पद कितना है तो 1 दिया गया है, प्लस 17 गुने डी का मान कितना है तो 3 दिया गया है। अब यहाँ पर 1 प्लस 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 दिया 51, 51 और कितना हो गया 52। यही 52 हम लोग का आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में 52 दिया गया है तो सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन हम लोग को जो पूछा जा रहा है वो किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है वो देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 2:3 होगा, बी में दिया गया है 3:4 होगा, सी में दिया गया है 4:3 होगा, डी में जो ऑप्शन दिया गया है 9:16 होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, दो समरूप त्रिभुज, सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज हम लोग बना देंगे। दो समरूप त्रिभुज है ए बी और सी, और एक समरूप त्रिभुज और बना देते हैं, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। तो इनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये जो भुजा दिया गया ये 16 दिया गया है, यही संगत भुजा कहलाता है BC और QR। तो दो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्ग का अनुपात होता है। तो ये दोनों का वर्ग निकाल देंगे हम लोग, मतलब 16/9 का हम लोग क्या कर देंगे कि वर्ग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अर्थात इसको जब लिखेंगे तो 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4:3 हम लोग कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो सी ऑप्शन में। तो यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर, और 12 क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं हम लोग।
12 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 सेमी है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 9 सेमी, ऑप्शन बी 4 सेमी, सी 5 सेमी, डी 7 सेमी। तो यहां पर विकर्ण दे दी गया है। एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या है, तो बराबर है। ये समचतुर्भुज मान लीजिए कि सभी भुजा इसकी क्या है, आपस में बराबर है। विकर्ण इसको बोलते हैं, ये विकर्ण हो जाता है जो ओ पर प्रतिशत के है। तो इसका विकर्ण दिया गया, एक 8 दिया गया है, एक 6 दिया गया है। तो इसका प्रत्येक भुजा जो कितना सेंटीमीटर का होगा वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट में हम लोग है सो हल करेंगे। तो यहाँ पर कर देंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे और इसको हम लोग रूट में लिख देंगे। और रूट में लिखने के बाद जब इसको हल हम लोग करते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा और 6 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 ये रूट में हो गया। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे 100 हो गया। अब जो है यहाँ पर 6 6 8 8 64 और 6 6 36 है, तो 100 हो गया। और 100 का वर्गमूल जो हो जाता है हम लोग का वो 10 हो जाता है। 10 4 दूनी की 8 और 2 और कितना दिया गया है, 6 और 8 से में दिया गया है 6 6 36 8 8 64 8 8 6 6 36 100 हो गया। 10 से में 4 हाँ, तो ये हो गया हम लोग का। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया। पर ये जो सभी भुजाएं हैं इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ये हो गया हम लोग का कितना, तो 5 सेंटीमीटर। तो यही 5 सेंटीमीटर हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको हम इस तरह से ही बना सकते थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 ले सकते हैं क्योंकि भुजा कितना होता है, 4 होता है। तो जब 8 8 64 करेंगे और 4 4 16 करेंगे तो इसके नीचे भी हम लोग का क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग कितना लिखते हैं, तो 4 लिखते हैं। 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। अब 4 कहाँ से आएगा, तो 4 को भुजा इसलिए 4 हम लोग यहाँ पर लिखें। तो ये 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए में निर्देशांक, बी में जो दिया गया है मूल, सी में दिया है निर्देशांक बिंदु, और डी में जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई
नहीं। तो यहाँ पर देखिए दो अक्ष है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। जब ये दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये प्रतिच्छेद बिंदु O होता है, और इस बिंदु को हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं इसको। तो मूल जहाँ पर लिखा हुआ है इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए अब 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? चौदह प्रश्न में पूछा जा रहा है वाई अक्ष, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। तो P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के निर्देशांक है ए में 5 0, बी में 0 5, सी में 5 -5 और डी में -5 और 5। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है। यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पर ये 0 लिख दिए, और यहाँ पर इस अक्ष पर जो है सो 5 स्थित है। तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस। यहाँ पर ये एक बिंदु P है जो 5 पर स्थित है। कितना पर स्थित है? 5 पर स्थित है। तो एक बिंदु P स्थित है, एक अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P के निर्देशांक क्या होगा? तो x का वैल्यू कितना हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर लिखना लो। x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू है से कुछ नहीं, तो y का वैल्यू कुछ नहीं, तो y का मान हम लोग कितना रखेंगे? 0। तो 50 ये हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में 50 है, इसी पर हम लोग टिक लगा देंगे। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉसेक ए है, कॉसेक ए है। ए में 4/3, बी में 3/4, सी में 3/5 और डी में 5/4। तो चलिए सबसे पहले साइन है, यहाँ पर क्या है? तो साइन है। तो साइन ए बराबर दिया हुआ है कितना? 3/4। 3 कितना दिया गया है? तो 4 दिया है। तो कॉसेक का मान क्या होगा? तो कॉसेक ए जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, 4 क्या कर देंगे? तो 3 कर देंगे। तो यही कॉसेक का मान होगा। तो यहाँ पर कॉसेक में है सो 4/3 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में हम लोग ठीक है सो लगा देंगे। तो आज हम लोग 15 तक है सो इस क्वेश्चन को पढ़े हैं। कल हम लोग जो है से 15 के आगे पढ़ेंगे।
तो उम्मीद है कि ये जो है 1 से 15 तक का जो हल है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे फिर से आप लोग को बनाकर अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, यदि आप लोग को सभी कुछ समझ में आ गया है तो इसे आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जो बच्चे नए आए हुए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 जो फरवरी में स्टार्ट होने वाला है में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।